गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना करी है उसकी पूर्ति बिना शिक्षा सिद्धांत के संभव नहीं है। तो व्यवहारिक क्रियान्विति शिक्षा सिद्धांत पर निर्भर करती है। प्लेटो ने जो रिपब्लिक ग्रंथ लिखा है वो उसका शिक्षा पर लिखा गया एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। उसने उसमें पूर्ण रूप से शिक्षा व्यवस्था की विवेचना करी है। प्लेटो ने न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए दो साधन को स्वीकार किया, एक तो साम्यवाद और दूसरा शिक्षा व्यवस्था। तो प्लेटो ने शिक्षा को मानसिक व्याधि को दूर करने का उपाय बताया है। उसने कहा कि जिससे मानसिक जो कमजोरी है वो शिक्षा के माध्यम से ही दूर हो सकती है। प्लेटो की शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के हृदय में सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने की भावना उत्पन्न करती है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका आदर्श राज्य तभी होगा जब हर वर्ग अपने कार्य का निष्पादन पूर्ण निष्ठा के साथ करेगा और दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जो कर्तव्य पूरा करने की जो भावना है उसको उत्पन्न करने में शिक्षा योजना का बहुत बड़ा योगदान है। प्लेटो के समय दो नगर राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। उन दो नगर राज्यों की शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव प्लेटो की शिक्षा योजना पर हमको दिखाई देता है। एक नगर राज्य था एथेंस और दूसरा था स्पार्टा। एथेंस की शिक्षा योजना को यदि हम देखें तो एथेंस में शिक्षा पारिवारिक दायित्व था। वहाँ शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। एथेंस की शिक्षा योजना का उद्देश्य था अच्छा प्रशासनिक वर्ग तैयार करना। तो विवेक के तत्व पर एथेंस में ज़्यादा बल दिया गया और वहाँ की शिक्षा योजना के दो भाग थे, प्रारंभिक शिक्षा और मध्यम मार्गी शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो शुरू में बच्चों को दी जाती थी, परिवार के अंतर्गत दी जाती थी, जिसमें कि ये कोशिश की जाती थी कि बच्चों में अच्छे संस्कार उत्पन्न किए जाएं, अच्छा साहित्य उनको पढ़ाया जाए। और जो मध्यम वर्गीय शिक्षा थी वो सोफिस्ट वर्ग को धन देकर दी जाती थी। तो कुल मिलाकर एथेंस में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की जो शिक्षा है उसके अंतर्गत दी जाती थी। तो इसका उद्देश्य था अच्छे प्रशासक तैयार करना। स्पार्टा की शिक्षा योजना की जब हम बात करते हैं तो स्पार्टा की शिक्षा योजना का उद्देश्य था अच्छा संरक्षक वर्ग तैयार करना, क्योंकि स्पार्टा में साहस के तत्व को बल दिया गया, क्योंकि स्पार्टा चारों तरफ दुश्मन राष्ट्र से घिरा हुआ था। तो यहाँ पर सुरक्षा स्थापित करने के लिए सैन्य शिक्षा की बात की गई। इन दोनों शिक्षा योजनाओं का प्रभाव प्लेटो की शिक्षा योजना पर पड़ा और प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में इसको समाहित किया है। इसी संदर्भ में जब हम प्लेटो की शिक्षा योजना देखते हैं तो एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा योजना के अंतर्गत प्लेटो की शिक्षा योजना के भी हमको दो भाग दिखाई देते हैं, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के भी दो भाग हैं। प्रारंभिक शिक्षा प्रथम जो है उसमें 1 से 6 वर्ष आयु की शिक्षा है। ये शिक्षा परिवार के सानिध्य में दी जाती है। नैतिक इसमें गुणों की बच्चे में वृद्धि की जाती है, उनको अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती है, संस्कारों पे ज़्यादा बल दिया जाता है। इस समय कोई उनको किसी की गणित की या धर्म की या राजनीति की का अध्ययन जो है वो नहीं कराया जाता। और जो 6 से 18 वर्ष की शिक्षा है उसमें शारीरिक शिक्षा और संगीत की शिक्षा पे बल दिया जाता है, क्योंकि प्लेटो का ये मानना था कि शारीरिक रूप से भी हष्ट-पुष्ट होना चाहिए। तो जिस तरीके से शारीरिक शिक्षा, व्यायाम जो है वो शरीर को सुदृढ़ करता है, उसी तरीके से संगीत आत्मा को शुद्ध करने की शिक्षा है। तो आत्मा को शुद्ध करना प्लेटो ने बहुत बल दिया, क्योंकि प्लेटो का संपूर्ण आदर्श राज्य जो है वह आत्मा के गुणों पर ही आधारित है। तो संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। तो 18 वर्ष के बाद फिर 18 से 20 वर्ष तक सैन्य शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद एक उनका परीक्षा होती थी। उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होते थे उनको 20 से 30 वर्ष की शिक्षा दी जाती थी, और जो नहीं होते थे, अनुत्तीर्ण को सैन्य वर्ग में रख दिया जाता था। तो इस तरीके से ये इसका प्रारंभिक चरण था। फिर 20 से 30 वर्ष तक जो उच्च शिक्षा दी जाती थी उसमें सभी स्तर पर शिक्षा दी जाती थी, राजनीति की, धर्म की, दर्शन की, तर्क की, गणित शास्त्र की, और विशेष रूप से गणित शास्त्र पे ज़्यादा बल दिया जाता था, क्योंकि प्लेटो की अकादमी में लिखा हुआ था कि जिसको
ज्यामिति का ज्ञान नहीं है वो प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरीके से उच्च शिक्षा के बाद फिर 30 वर्ष में पुनः एक एग्ज़ाम होता था और उस एग्ज़ाम में जो व्यक्ति उत्तीर्ण करता था उसको 30 से 35 वर्ष की शिक्षा दी जाती थी और शेष जो अनुत्तीर्ण थे उनको जो अन्य जो पद होते थे प्रशासनिक सामान्य जो पद हैं उन पर उनकी नियुक्ति कर दी जाती थी। तो इस तरीके से 30 से 35 वर्ष तक की ये शिक्षा प्लेटो की हो गई और इसके बाद 35 से 50 वर्ष तक की जो शिक्षा है 35 वर्ष में पुनः एक परीक्षा होती थी और 35 से 50 वर्ष की जो शिक्षा है वो उसमें गहन शिक्षा दी जाती थी जिसमें द्वंद्व और तर्क इसकी विशेष शिक्षा दी जाती थी और व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी ताकि जो परेशानियां हैं उससे वो शोधार्थी वो अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उससे परिचित हो सकें, क्योंकि प्लेटो का उद्देश्य था इस गहन शिक्षा पद्धति के माध्यम से एक विस्तृत शिक्षा पद्धति के माध्यम से दार्शनिक शासक का निर्माण करना। दार्शनिक शासक वह व्यक्ति होगा जो कि विवेक की पराकाष्ठा पर होगा और जिसमें सारे विवेक पर आधारित गुण विकसित होंगे, क्योंकि वह दार्शनिक शासक आदर्श राज्य की बागडोर संभालेगा। तो इसलिए इसकी शिक्षा व्यवस्था का मुख्य रूप से उद्देश्य ये था कि अच्छे दार्शनिकों का निर्माण करना। तो इस तरीके से इसकी शिक्षा व्यवस्था रही। तो इसकी शिक्षा योजना की हम मूल रूप से कुछ विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता ये राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की इसने बात करी है। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 6 वर्ष तक की परिवार में दी जाती है, उसके बाद जो शिक्षा है वो राज्य में दी जाएगी, क्योंकि प्लेटो ने जिस तरीके का साम्यवाद दिया है उसमें यही योजना है कि अस्थायी विवाह संबंध स्थापित होंगे और जो संतान अस्थायी विवाह संबंधों से उत्पन्न होंगी उनको राज्य अपने आधिपत्य में ले लेगा। राज्य ही उनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा और राज्य ही अच्छे प्रशासक और अच्छे संरक्षक वर्ग का निर्माण करेगा। दूसरी विशेषता है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। प्लेटो ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से शिक्षा योजना दी है। शारीरिक विकास करना चाहता है, मानसिक विकास करना चाहता है और बौद्धिक विकास करना चाहता है। तीसरा विशेषता है शिक्षा का अंतिम उद्देश्य न्याय व्यवस्था की स्थापना। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि न्याय व्यवस्था स्थापित तभी हो सकती है जब शिक्षा सही ढंग से दी जाएगी, क्योंकि शिक्षा के अभाव में कोई भी वर्ग अपना यदि कार्य सही ढंग से संपादित नहीं करेगा तो प्लेटो की न्याय व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता। चौथी विशेषता है कि प्लेटो ने स्त्री पुरुष को समान शिक्षा देने की बात करी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस समय यूनान में स्थिति बहुत ही खराब थी, स्त्रियों को अधिकार नहीं दिए गए थे। तो उससे प्लेटो बहुत शुद्ध था और उसने स्त्री समानता की बात करी है और यही कारण है कि उसने अभिभावक वर्ग के लिए पत्नियों का साम्यवाद दिया है और ये कहा है कि इनका अपना परिवार नहीं होगा, कोई निजी इनकी स्त्री नहीं होगी। स्त्रियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी है कि वो भी राजनीतिक कार्य में भाग ले सकती हैं। 5th पॉइंट है प्लेटो ने शिक्षा को एक अनवरत प्रक्रिया माना है जो कि मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी प्लेटो का ये मानना है कि शिक्षा रुकती नहीं है, शिक्षा लेने की प्रक्रिया चलनी चाहिए, आजीवन एक सतत प्रक्रिया है। 6th पॉइंट है कि प्लेटो की शिक्षा नैतिक मूल्यों पर आधारित है। ये अच्छे साहित्य की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि बच्चों को अच्छा साहित्य पढ़ाना चाहिए जिससे कि उनमें संस्कारों की स्थापना हो, क्योंकि दार्शनिक शासक वह व्यक्ति होगा जो व्यक्तियों को शुभ जीवन देगा, शुभ जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। तो पूर्ण रूप से राजनीति में नीति की बात प्लेटो ने ज़्यादा करी है। नेक्स्ट पॉइंट है शासन को कला मानकर सुशासन के लिए शिक्षक जो शासक वर्ग है उसके प्रशिक्षण पर बल दिया है प्लेटो ने। तो ये तो विशेषताएं हो गई। अब इसकी आलोचनाएं देखते हैं। पहली आलोचना है सभी वर्गों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं है। आलोचक कहते हैं कि प्लेटो ने सभी वर्गों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं करी है, विशेष रूप से उत्पादक वर्ग को इसने शिक्षा से वंचित कर दिया है, जो कि उनके साथ न्याय नहीं किया है। दूसरी आलोचना है साहित्य की उपेक्षा करी है, गणित पर ज़्यादा प्रभाव दिया है। तो आलोचकों का कहना है कि प्लेटो ने केवल 1 से 6 वर्ष तक तो साहित्य की बात करी है, लेकिन उसके बाद उच्च शिक्षा में और 30 से 35 वाली शिक्षा में इसने साहित्य की बात नहीं करी है, क्योंकि प्लेटो का यह मानना था कि साहित्य कई बार अच्छे नहीं होते हैं, कई बार साहित्य आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं जो कि गलत प्रभाव डालते हैं, इसलिए कुसाहित्य से हमको बचाना होगा बच्चों को। तीसरी आलोचना है कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण। इसने कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण रखा है। कलाकार और साहित्यकार को भी कहीं ना कहीं इसने प्रशासन में घसीटने की कोशिश करी है, जो कि आलोचकों के अनुसार अनुचित है।
फोर्थ पॉइंट है, शिक्षा बहुत ही लंबी और खर्चीली प्रणाली है। प्लेटो आलोचक कहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना बहुत ही लंबी है, उबाऊ है, नीरस है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते करते बूढ़ा हो जाता है, तो ये बहुत ही नीरस है और बहुत ही खर्चीली प्रणाली है। तो बच्चों, ये तो हो गई प्लेटो की शिक्षा योजना। धन्यवाद।